ये इस कहानी का भाग 36 है और ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ स्किप ना करके पूरा कहानी सुनिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जान, तुम्हारी ड्रेसिंग का भी टाइम हो गया है, तो नर्स अभी आएगी। तब तक तुम आराम करो, मैं अभी आया। असवी कुछ पूछ पाती उससे पहले ही अध्यांश ने कहा और जल्दी से हुकुम शाह के पीछे पीछे वार्ड से बाहर निकल गया। अध्यांश ने बाहर आकर देखा तो हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह अभी थोड़ी ही दूर गए थे। अध्यांश दौड़कर हुकुम शाह के पास पहुंचा और उनका रास्ता रोक लिया। हुकुम शाह को जैसे पता ही था कि अध्यांश इस तरह उनके पीछे पीछे आएगा और उनका रास्ता रोक लेगा, इसलिए अध्यांश के इस एक्शन पर हुकुम शाह ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हुकुम रानी शाह जरूर चौंक गई। हालांकि उन्होंने ध्यान रखा कि वे अस्पताल में हैं, इसलिए हुकुम रानी शाह ने वहाँ कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अध्यांश का हाथ पकड़ा और उसे अस्पताल से बाहर खींच ले गई। हुकुम शाह भी उनके पीछे पीछे चले गए। हुकुम रानी शाह अध्यांश को पार्किंग में लेकर आए, जहाँ इस वक्त कोई खास आवागमन नहीं था। पार्किंग में आकर हुकुम रानी शाह ने अध्यांश का हाथ छोड़ा और गुस्से से उससे सवाल किया, ये क्या हरकत थी राजा साहब? हुकुम शाह ने असवी के सामने शर्त के बारे में बात की थी, जिससे अध्यांश भी उलझा हुआ था। हरकत तो आपके पति ने की है हुकुम रानी शाह। उन्हें पता है कि मेरी पत्नी अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई है। उसे अभी तनाव देना उसकी सेहत के लिए खतरनाक है। फिर इन्हें शर्त के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? मैंने उनकी शर्त मान ही ली थी। तो क्या वह कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे? और इसलिए हुकुम रानी शाह के पूछने पर भी अध्यांश चुप नहीं रह सका। इसमें मैंने क्या गलत कहा? मैंने बस तुम्हें शर्त के बारे में याद दिलाया था। अध्यांश की उग्रता से जैसे कोई फर्क ही न पड़ा हो, हुकुम शाह ने बिल्कुल बेपरवाह होकर कहा। हुकुम शाह को ऐसे सामान्य व्यवहार करते देख अध्यांश खींच गया। उसने तुरंत अपना फैसला सुनाया, बस बहुत हो गया, बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैंने आपको वचन दिया है, इसलिए आपकी शर्त तो पूरी मैं करूँगा ही, लेकिन शर्त पूरी करने का समय मैं तय करूँगा। और एक और बात, शर्त का उल्लेख मेरी पत्नी के सामने करके आपने मेरी असवी की सेहत के साथ खेल खेला है, जिसकी सज़ा तो आपको मिलनी ही चाहिए। और इसलिए मैंने तय किया है कि राजवंश एम्पायर ने सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं अभी और इसी क्षण से राजवंश एम्पायर के एमडी होने के नाते कैंसिल करता हूँ। और एक बात, आज के बाद भविष्य में कभी भी सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज को राजवंश एम्पायर की तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अपना फैसला सुनाने के बाद अध्यांश एक पल भी वहाँ नहीं रुका और वहाँ से चला गया। अब चौंकने की बारी हुकुम शाह की थी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि अध्यांश ऐसा कोई फैसला लेगा। उन्हें तो बस अध्यांश के साथ एक छोटी सी मजाक करनी थी, जिसकी इतनी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, क्योंकि राजवंश एम्पायर से संबंध खत्म होने के बाद मुश्किल से ही कोई कंपनी अब सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट साइन करेगी। हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह को अपना फैसला सुनाकर पार्किंग में ही सोच में डालकर अध्यांश अस्पताल के अंदर तो आ गया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, जिसमें उसे असवी के सवालों का सामना करना था। ऐसा नहीं था कि अध्यांश असवी को अंधेरे में रखना चाहता था या फिर कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन वह असवी के ठीक होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहता था। जब अध्यांश वार्ड में दाखिल हुआ, तब तक नर्स आकर असवी के जख्म पर ड्रेसिंग बदल चुकी थी और असवी अध्यांश का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही अध्यांश असवी के पास आया, तुरंत ही अध्यांश की सोच के मुताबिक असवी ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। अध्यांश, हुकुम शाह शर्त की कुछ बात कर रहे थे और उन्होंने आपके सामने शर्त क्यों रखी? क्या वे आपकी शादी अपनी बेटी यानी पाकी से कराना चाहते हैं? यही शर्त थी ना? क्या आप मुझे छोड़ दोगे अब? क्या मुझे फिर से अकेला जीवन जीना पड़ेगा? अध्यांश, कुछ तो बोलो। क्या मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है? बोलते बोलते असवी की आवाज़ भी भारी हो गई। उसे खांसी आ गई। अध्यांश ने पहले तो असवी को सामान्य करने के लिए उसे पानी पिलाया और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी पीठ सहलाने लगा। जब असवी की खांसी बंद हो गई तो अध्यांश ने उसे थोड़ा अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, जान, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, माना कि हुकुम शाह ने मेरे सामने शर्त रखी है, लेकिन उसका बाकी से शादी से कोई लेना देना नहीं है।
और वैसे भी जब मेरी शादी मेरी अस्वी से 5 साल पहले ही हो चुकी है तो मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा भी क्यों। और रही बात हुकुम शाह की शर्त की, तो वह शर्त उन्होंने तुम्हें बचाने के बदले में रखी थी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अस्वी ने सवालिया नजरों से अध्यांश की तरफ देखा। जान, मतलब ये कि आपको खून की अर्जेंट जरूरत थी और आपका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव था। ऐसा कहते हुए अध्यांश ने अस्वी को पूरी बात बता दी, सिवाय शर्त के। सारी बात जानने के बाद अस्वी ने अध्यांश से पूछा, तो हुकुम शाह ने आपके सामने शर्त क्या रखी थी? अस्वी के मन में अब तक न जाने कितने विचार जन्म ले चुके होंगे। इस बात से अध्यांश भली भांति वाकिफ था। जान, रिलैक्स। जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने मन से ये बात निकाल दो कि हुकुम शाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहते हैं और यही शर्त है, क्योंकि ये अध्यांशिक राजवंश कल भी अपनी अस्वी का था, आज भी अपनी अस्वी का है और आने वाले हर जन्म में सिर्फ और सिर्फ अपनी अस्वी का ही रहेगा। और रही बात शर्त की, तो वो मैं आपको जोधपुर जाकर बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये शर्त वहाँ जाकर ही पूरी करनी है। और इसलिए अध्यांश ने उसके विचारों को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया। अध्यांश को लगा कि अब अस्वी कोई सवाल नहीं करेगी, लेकिन जब तक उसके मन को संतुष्टि न मिले तब तक बैठी रहे तो वो अस्वी कैसी। उसने तुरंत ही दूसरा सवाल पूछ लिया, तो हम जोधपुर कब जा रहे हैं? बच्चा, आप जल्दी ठीक हो जाओ, और जितनी जल्दी ठीक हो जाओगी उतनी ही जल्दी हम जोधपुर जाएंगे। और इस बार सिर्फ आप और मैं ही नहीं, बल्कि हमारे साथ दैविक, अथर्व, अंगद, न्याल, आंशी, निवांशी, अधीरा और त्रिशिका भी होंगे, क्योंकि मैंने कुछ सोचा है। अस्वी को बिस्तर पर लिटाते हुए अध्यांश ने कुछ सोचकर कहा। बिस्तर पर लेटते ही अस्वी ने अध्यांश का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ बिस्तर पर लिटा लिया और अपना सिर उसकी छाती पर टिकाते हुए सवाल किया, और आपने क्या सोचा है? कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से दैविक और आंशी ने अपनी शादी कुछ समय के लिए टाल दी है, तो मैंने तय किया है कि अब दोनों की शादी जोधपुर हमारे महल में होगी। अस्वी को अपने आलिंगन में समेटते हुए अध्यांश ने वह बताया जो अस्वी नहीं जानती थी। अस्वी ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन बस अध्यांश के कहने पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चिंता में अध्यांश ने कल से आराम नहीं किया होगा और अध्यांश आराम करे, इसलिए उसने अध्यांश को भी अपने साथ बिस्तर पर लिटा लिया था। अस्वी को लग रहा था कि उसकी निकटता में अध्यांश आराम से सो जाएगा, लेकिन जब तक अस्वी के असली गुनहगार उसकी पकड़ से दूर थे तब तक उसे राहत कैसे मिल सकती थी। उसे पता था कि पाटिल और सावित्री तो बस प्यादे हैं, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। अध्यांश के कहने पर उसके और अस्वी के सभी दोस्त अस्वी मैंसन शिफ्ट हो गए थे। जब अमन और पाकी को शादी के कैंसिल होने की खबर मिली तो वे दोनों राजस्थान लौटने के लिए होटल से निकल गए। अमन तो राजस्थान पहुंच भी गया था, लेकिन पाकी अभी भी बेंगलोर में ही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स यानी हुकुम शाह और हुकुमरानी शाह राजस्थान नहीं गए थे। हालांकि बेंगलोर में रुकने का पाकी के पास एक और कारण भी था। उसने जो चालें चली थी वे सफल हुई या नहीं, इसके बारे में उसे अभी तक पता नहीं चला था। पाकी कल रात से ही लगातार उन लोगों को फ़ोन कर रही थी जिनको उसने काम सौंपा था, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था और इसी चिंता में उसका पूरा दिन गुजर गया। रात को देर से सोने की वजह से पाकी की सुबह भी दोपहर के 12 बजे हुई थी। उठते ही उसने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया कि कोई मैसेज या कॉल आया था या नहीं, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। पाकी नहाकर तैयार होकर फिर से एक बार उन लोगों को फ़ोन किया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इस बार उन लोगों ने फ़ोन उठा लिया। पिछले 2 दिनों से वह उन लोगों को फ़ोन कर रही थी और उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए पाकी बहुत गुस्से में थी। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, पाकी उस पर बारिश की तरह बरस पड़ी। कहाँ मर गए थे तुम लोग? मैंने कहा था ना कि काम लेट हो तो तुरंत मुझे फ़ोन करना, तो इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या? पाकी का गुस्सा देखकर सामने वाले आदमी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की, इसलिए उसने पाकी को कोई जवाब नहीं दिया। अपने सवालों का कोई जवाब न मिलने पर पाकी और भी उग्र हो गई। अब कुछ बोलोगे मुँह से या फिर मुहूर्त दिखवाओ? पाकी ने फिर से उसी गुस्से में कहा। मैम, आपने हमें किस चक्कर में फंसा दिया? अगर उस डेविल को पता चला कि उसकी पत्नी को कोठे तक पहुंचाने में हमारा हाथ था तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। सामने वाले आदमी ने डरते डरते बताया। क्या बोल रहा है तू?
कौन डेविल और किसकी पत्नी? सामने वाले आदमी को ऐसे गोल गोल बात करते सुनकर पाकी का पारा चढ़ गया। मैडम, जिस लड़की को आपने किडनैप करके कोठे तक पहुंचाने को कहा था, उस लड़की का पति डेविल अध्ययन सिंह राजवंश है। उन्होंने पाटिल भाव और सावित्री बाई की जो हालत की है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। पाटिल भाई का तो हाथ ही उनके शरीर से अलग कर दिया और सावित्री बाई वह तो डेविल की मार से ही बेहोश हो गई। इतने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिला। उन दोनों और सावित्री बाई के जितने भी आदमी थे उन सबको डेविल ने अपने नरकागार में डाल दिया है। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम उस डेविल की नज़रों से बच गए, वरना पाटिल भाव और सावित्री बाई के साथ साथ उस दिन हम भी डेविल के चंगुल में फंस गए होते। और इसलिए ही कह रहा हूँ कि हमें बाकी का पेमेंट नहीं चाहिए। बस आज के बाद कभी यहाँ फ़ोन मत करना। यह कहकर पाकी की आगे की बात सुने बिना ही उस आदमी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन तो कट गया, लेकिन उस आदमी ने जो खबर दी उससे पाकी की हालत खराब हो गई। उसने अपने कमरे का सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया। गुस्से में पाकी चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ASR की शादी और वो भी किसी और के साथ, यह संभव ही नहीं है। और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। जो बात उसे पता चली है वह सच है या नहीं, यह जानने के लिए पाकी ने गुस्से में आकर अमन को भी फ़ोन लगाया, लेकिन अमन ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। अमन ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और गुस्से में उसने फ़ोन को भी पटक दिया। अगर यह बात सच है और ASR ने शादी कर ली है तो अब इसकी कीमत उसकी प्यारी पत्नी को चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर, नहीं तो मैं अपने सपने को ऐसे टूटने नहीं दूंगी। ASR मेरा था, है और मेरा ही रहेगा, साथ ही साथ जोधपुर की रानी का पद भी और ASR की संपत्ति भी। कहते कहते पाकी राक्षसी की तरह हंसने लगी। पाकी के इरादों से अनजान अध्यांश और अश्वी एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। सूर्योदय होते ही सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में पड़ी और उसी के साथ ही अश्वी की नींद भी खुल गई। आंखें खोलते ही उसके सामने अध्यांश का चेहरा आ गया। अध्यांश को इस तरह शांति से सोते हुए देखकर अश्वी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उस समय अश्वी अध्यांश के ऊपर सोई हुई थी, इसलिए अध्यांश के दोनों हाथ अश्वी की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे, जिससे नींद पूरी हो जाने के बावजूद भी वह उठी नहीं, क्योंकि उसके उठने से अध्यांश की नींद डिस्टर्ब हो सकती थी और अश्वी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अध्यांश की नींद में खलल पड़े। अध्यांश का मासूम चेहरा देखकर अश्वी को उस पर प्यार आ गया, इसलिए वह धीरे धीरे सरक कर थोड़ी ऊपर की ओर गई और अपने होठ अध्यांश के माथे पर रखकर धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग पतिदेव। माथे पर किस करने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अध्यांश की बंद आंखों और फिर उसके दोनों गालों पर भी चूम लिया। अंत में उसकी नज़र अध्यांश के होठों पर जाकर ठहर गई। लेकिन अगर ऐसा करने गई और अध्यांश जाग गए तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह विचार आते ही अश्वी ने होठों पर किस करने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन अश्वी इन सब ख्यालों में यह बात नहीं जानती थी कि अध्यांश की नींद तो उसके जागते ही खुल गई थी। वह तो बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था और अश्वी जो कुछ भी कर रही थी उसे महसूस कर रहा था। परंतु जब अश्वी उसके गालों पर किस करने के बाद रुक गई तो अध्यांश बिना कुछ बोले रह नहीं सका। जान, होठों को क्यों छोड़ दिया? लेकिन यह बोलते वक्त भी उसकी आंखें बंद थी। अध्यांश के जागने की बात सुनकर अश्वी का मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसे अपने किए पर शर्म आने लगी। वह खुद को ही कोसने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया। अश्वी मन ही मन खुद को डांट रही थी। तभी अध्यांश ने बिस्तर पर पलटी मारकर अश्वी को अपनी बाहों में भर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अध्यांश के ऐसा करने से अश्वी चौंक गई। अश्वी कुछ रिएक्ट करे या अध्यांश से नाराज हो, इससे पहले ही अध्यांश ने अश्वी का अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा कर दिया। मतलब उसने अपने होठ अश्वी के होठों पर रख दिए और शिद्दत से उसे चूमने लगा। जब अध्यांश के होठ अश्वी के होठों से मिले तब अश्वी को एहसास हुआ कि अध्यांश क्या करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब अध्यांश को रोकना इम्पॉसिबल था। इसलिए न चाहते हुए भी अश्वी भी अध्यांश के मॉर्निंग किस में उसका साथ देने लगी और उसके हाथ अध्यांश के बालों में चलने लगे। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद जब अश्वी को सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर अध्यांश ने अपने होठ अश्वी के होठों से हटाए। जब अश्वी की सांसें थोड़ी थोड़ी सामान्य हुई तो अध्यांश ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमकर कहा, गुड मॉर्निंग जान। लेकिन थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उससे अश्वी को
इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि उसकी नज़रें ऊपर ही नहीं उठ रही थी। दोनों के बीच रोमांटिक मॉर्निंग मोमेंट चल ही रहा था कि उनके रोमांस में खलल डालने के लिए किसी ने वार्ड का दरवाज़ा खटखटाया। रोमांस में खलल पड़ने से अध्यांश का मूड खराब हो गया, लेकिन वह अपना गुस्सा दरवाज़ा खटखटाने वाले पर उतारे उससे पहले ही अश्वी ने उसके होठों को हल्के से चूमकर उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहा, अध्यांश गुस्सा मत करो प्लीज़। अश्वी का मासूम चेहरा देखकर अध्यांश पिघले बिना रह ही नहीं सकता था। आखिरकार यही तो उसकी कमजोरी थी। ओके जान, ऐसा कहते हुए अध्यांश बेड से नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने दैविक और अथर्व खड़े थे। अध्यांश को उन दोनों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी दोनों को वॉशिंग मशीन में डालकर धो दे, लेकिन अश्वी के बारे में सोचकर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और दोनों को अंदर आने को कहा। गुड मॉर्निंग भाभी। दैविक और अथर्व अंदर आते ही अश्वी को देखकर बोले। अश्वी ने भी दोनों को जवाब देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दैविक भाई। गुड मॉर्निंग अथर्व भाई। अब आपकी तबीयत कैसी है? दैविक ने पूछा। अश्वी ने जवाब दिया, एकदम ठीक हो और आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको अपनी शादी टालनी पड़ी और माफ़ी भी मांगी। आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है भाभी, और वैसे भी शादी कैंसिल थोड़ी हुई है। एक बार आप ठीक हो जाए फिर मैं धूमधाम से शादी करूँगा, और वैसे भी आप ही तो है जो मेरी तरफ से सभी रस्में निभाएंगी। आखिरकार मेरे पास आप ही है भाभी। अश्वी को सहज महसूस कराने के लिए दैविक ने अपनी बात को हल्के अंदाज में कहा, भाभी अब आपको यही अस्पताल में रहना है या फिर घर भी जाना है? बात को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए अथर्व ने अश्वी से सवाल किया। अथर्व भाई, मैं तो कल से ही अध्यांश से कह रही हूँ कि मुझे घर ले चलो, लेकिन ये है कि मेरी बात मानते ही नहीं। अश्वी ने अध्यांश की तरफ नाराजगी से देखते हुए जवाब दिया। अश्वी का जवाब सुनकर अध्यांश तो हैरान रह गया कि उसकी स्वीट हार्ट ऐसे सरेआम झूठ बोल रही है, और वो भी उसके खुद के सामने। जान, ये आप क्या गलत बात बोल रही हो? आपने मुझे कब कहा था घर जाने के लिए? तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना? अध्यांश के सवाल पर अश्वी ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा अध्यांश से ही सवाल किया, और वो भी ऐसे जैसे कि अध्यांश गलत बोल रहा हो और वह सही बोल रही हो। ऊपर से अध्यांश से सवाल करते वक्त उसने मासूमियत से अपनी आंखें भी झुका ली। अश्वी के चेहरे पर मासूमियत देखकर दैविक ने अध्यांश को ही डांटा। अध्यांश, भाभी से क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर तुमने गलती की है तो मान लो ना, झूठी दलीलें क्यों दे रहे हो? ठीक है, मान लिया, स्वीट हार्ट ने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। आई एम सॉरी जान। अश्वी के चेहरे पर उदासी देखकर अध्यांश ने अपनी गलती मानते हुए कान पकड़कर माफ़ी मांगी। अध्यांश ने तो कान पकड़ लिए, लेकिन अश्वी ने तुरंत उसके हाथ पकड़कर उसके कानों से हटा दिए। अध्यांश, नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलती की ही नहीं। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने गलत बोला। आई एम सॉरी। और अपने कान पकड़कर उसने अध्यांश से माफ़ी मांगी। दोनों के बीच ऐसा अनोखा प्यार देखकर दैविक और अथर्व भी मुस्कुराने लगे। अध्यांश, तुम भाभी को लेकर बाहर आओ, तब तक हम दोनों जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, अथर्व ने अध्यांश से कहा, और फिर वह और दैविक वार्ड से बाहर निकल गए। जान, आप अब मेरे प्यार का गलत फायदा उठाने लगी हो। दैविक और अथर्व के जाने के बाद अध्यांश ने अश्वी के गाल पर हल्की चिकोटी काटते हुए कहा। अध्यांश की चिकोटी से अश्वी को दर्द हुआ तो उसने अपना घायल सहलाते हुए हल्की नाराजगी से कहा, आउच, ये आपकी सजा थी जान। अब अगर आपने फिर से मेरे साथ मजाक किया या झूठ बोला तो आपको इससे भी बड़ी सजा मिलेगी, इसलिए याद रखना। अध्यांश फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला। अकरू खरूश। अश्वी ने अध्यांश को न सुनाई दे ऐसा सोचकर धीरे से मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अध्यांश ने सुन लिया, इसलिए वह ऊंची आवाज़ में बोला, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ, तो आपको सुनाने के लिए ही बोला था। अश्वी ने भी इस बार ऊंची आवाज़ में ही कहा। अध्यांश बाथरूम में गया और कुछ ही पलों बाद नर्स वार्ड में आई और उसने अश्वी की ड्रेसिंग बदल दी। तब तक डॉक्टर भी आ गए उसका चेकअप करने के लिए। डॉक्टर अश्वी के घाव चेक कर रहे थे, तभी अध्यांश भी फ्रेश होकर आ गया। डॉक्टर ने अश्वी का चेकअप कर लिया, जिसके बाद अध्यांश ने डॉक्टर से पूछा, अब अश्वी की हालत कैसी है? क्या कोई खास सावधानी रखनी पड़ेगी? नहीं नहीं मिस्टर राजवंश, चिंता की कोई बात नहीं है।
मिसेज राजवंश अब पूरी तरह ठीक है। बस केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक उनके घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते उनके शरीर पर पानी न लगे। बाकी कोई खास सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने अस्वी की दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए कहा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अध्यंश ने नम्रता से डॉक्टर का धन्यवाद किया। मिस्टर राजवंश, मिसेज राजवंश की एक दवा मेरी कैबिन में है, तो आप जाते वक्त उसे ले लेना। डॉक्टर को अध्यंश से व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करनी थी, इसलिए उन्होंने दवा की बात उठाई। अध्यंश भी उनके इशारे को समझ गया था, इसलिए उसने भी सिर हिलाया। अस्वी का चेकअप हो गया, इसलिए डॉक्टर और नर्स वार्ड से बाहर निकल गए। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद दैविक और अथर्व वार्ड में आए और आते ही अथर्व ने अध्यंश से कहा, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, तुम भाभी को लेकर बाहर आओ, हम दोनों निकल रहे हैं। बाकी तुम्हारे और भाभी के लिए गाड़ी बाहर खड़ी है। ओके, लेकिन तुम दोनों थोड़ा समय अस्वी के पास रुको, मुझे डॉक्टर से काम है, तो मैं उसे ख़त्म करके आता हूँ। अध्यंश ने दोनों से कहा और खुद डॉक्टर से मिलने उनकी कैबिन में चला गया। अध्यंश जब डॉक्टर की कैबिन में गया तो डॉक्टर उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अध्यंश को देखकर डॉक्टर ने उसे बैठने के लिए कहा। अध्यंश बैठा तो डॉक्टर ने अपनी बात शुरू की। मिस्टर राजवंश, आपने अपनी नज़र से देखा है कि मिसेस राजवंश की मानसिक स्थिति कितनी गंभीर है, और इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर मिसेस राजवंश की स्थिति और न बिगड़े तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। मैंने कल ही आपको समझाया था कि 24 घंटे उनके साथ कोई न कोई हो, इसका खास ध्यान रखें। एक और बात, उन्हें अकेला न बैठने दें, उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में एक्टिव रखिए ताकि उनके दिमाग में विचार न आए। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना हो सके मिसेस राजवंश को खुश रखने की कोशिश करें और उनसे उनके अतीत का सामना न होने दें, इसका खास ध्यान रखें। उनके मन में जो डर बैठ गया है उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। इतनी सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से मिसेज राजवंश को जल्दी ठीक किया जा सकेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं आपके द्वारा दी गई हर सलाह का पूरा ध्यान रखूंगा डॉक्टर, और धन्यवाद एक बार फिर से। डॉक्टर ने अस्वी को लेकर जो भी सलाह दी उन्हें अपने दिमाग में फिट करते हुए अध्यंश ने फिर से डॉक्टर का धन्यवाद किया और उनकी कैबिन से बाहर निकल गया। अध्यंश के आते ही दैविक और अथर्व अस्वी मेंशन के लिए निकल पड़े। अध्यंश भी अस्वी को लेकर उनके पीछे पीछे निकला। अस्वी मेंशन में भी आज सभी बहुत खुश थे। आखिरकार अस्वी मेंशन की मालकिन वापस आ रही थी, इसलिए पूरे अस्वी मेंशन को सजाया गया था। गेट से लेकर मेन डोर तक फूलों की पगडंडी बनाई गई थी। सबसे ज़्यादा खुश तो त्रिशिका और अंगद थे, क्योंकि उनकी भाभी मौत को हराकर वापस आ रही थी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि किसी एक का जीवन आज पूरी तरह से बदलने वाला था। जो राज काफ़ी समय से छिपा हुआ था वह बाहर आने वाला था। किसी को पहले झटका और फिर खुशियाँ मिलने वाली थी, तो किसी को पहले आज़ादी और फिर पछतावा मिलने वाला था। अस्वी के स्वागत के लिए दैविक और अथर्व अध्यंश से पहले अस्वी मेंशन पहुंच गए थे। जब अध्यंश और अस्वी दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, अस्वी को कोई तकलीफ न हो इसलिए अध्यंश पूरी शांति से गाड़ी चला रहा था। लाइफ केयर अस्पताल से अस्वी मेंशन का रास्ता 2 घंटे का था, लेकिन अध्यंश ने उसे 3 घंटे में तय किया। जैसे ही अध्यंश की गाड़ी अस्वी मेंशन के गेट पर पहुंची, पूरा वातावरण ढोल नगारों और पटाखों की गूंज से गूंज उठा। अध्यंश ने गाड़ी गेट के बाहर ही रोक दी और अस्वी की तरफ जाकर उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर ले आया। डॉक्टर ने अस्वी को चलने की मनाही दी थी, इसलिए अध्यंश ने उसे अपनी बाहों में उठाकर अस्वी मेंशन के गेट को पार किया। जैसे ही अध्यंश ने पहला कदम रखा, उसी के साथ फूलों की बारिश शुरू हो गई। गुलाल के रंग उड़ने लगे, पटाखे तो पहले से ही फटने लगे थे। जैसे जैसे अध्यंश के कदम अस्वी को लेकर घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते गए, फूलों की बारिश भी बढ़ती गई। अस्वी का इस बार का स्वागत पहले से भी कहीं ज़्यादा जोरदार था। जब अध्यंश अस्वी को लेकर मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, तो त्रिशिका ने उन्हें घर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया और खुद अधीरा से आरती की थाली मंगवाकर दोनों की आरती की। आरती के बाद त्रिशिका ने अस्वी की नज़र उतारी, तब जाकर उसने दोनों को घर के अंदर आने दिया। अध्यंश अस्वी को लेकर घर के अंदर पहला कदम रखा तो सभी लोग एक साथ बोल पड़े, वेलकम होम भाभी। इसके साथ ही कई फुग्गे एक साथ फूटे, जिनसे अस्वी पर छोटे छोटे थर्मोकॉल बॉल्स की बारिश हुई।
अपना इतना भव्य स्वागत देखकर अस्वी की आंखें खुशी से भर गई। लेकिन जैसे ही अध्यांश की नज़र उस पर पड़ी, अध्यांश ने तुरंत ना में गर्दन घुमाई। उसे ऐसा करते देख अस्वी ने एक मीठी मुस्कान के साथ अपने आंसू पोंछ लिए। अस्पताल से घर पहुंचने तक लंच का समय हो गया था, इसलिए अस्वी को बहुत ही भूख लग रही थी। वैसे भी उसे होश में आने के बाद डॉक्टर ने उसे केवल लिक्विड फूड लेने की अनुमति दी थी, इसलिए उसके पेट में अन्न का दाना भी नहीं पड़ा था। अस्वी ने अध्यांश की तरफ देखा, जिसकी नज़र अभी अस्वी से हटकर कहीं और थी। अध्यांश की नज़र खुद पर जाए, इसलिए अस्वी ने उसकी टी शर्ट पकड़कर खींच ली। अस्वी के ऐसा करने से अध्यांश का ध्यान तुरंत अस्वी पर गया और अस्वी ने मासूमियत से कहा, भूख लगी है। आप थोड़ी देर यहाँ हॉल में सभी के साथ बैठो, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। अस्वी के कहने पर अध्यांश ने अस्वी को सोफे पर बैठाते हुए कहा, जो उसकी बगल में खड़ी निवांशी ने भी सुना। अध्यांश की बात सुनकर निवांशी ने तुरंत कहा, अध्यांश भाई, हम सब ने मिलकर खाना बना दिया है। आप आंसू को लेकर सीधे डाइनिंग टेबल पर चलिए। मुझे पता है कि आप सब ने लंच बना लिया होगा, लेकिन जान को अभी सिर्फ और सिर्फ सादा खाना देना है, इसलिए मैं किचन में जा रहा हूँ। अध्यांश ने निवांशी की बात को काटते हुए कहा। इस बार अध्यांश की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, जिससे उसकी बात सबने सुन ली। लेकिन भाई, आप मुझे बता दो, मैं बना दूंगी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? अध्यांश की बात सुनकर त्रिशिका ने कहा और किचन में जाने लगी। लेकिन अध्यांश ने उसे तुरंत रोक दिया, यह कहते हुए, मेरी जान के लिए खाना बनाना मेरे लिए तकलीफ की बात नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और फिर तुम्हारी भाभी को मेरे हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद है। अध्यांश जिस तरह से बोल रहा था, उससे किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको अध्यांश के व्यक्तित्व के बारे में पता था। सभी को पता था कि अध्यांश को खाना बनाना आता है, लेकिन उसने कभी पानी तक अपने हाथों से नहीं लिया, तो वह खाना बनाएगा? यह तो बिल्कुल असंभव बात थी। सबके खुद पर शक करने की स्थिति देखकर अध्यांश नाराज हो गया। अगर विश्वास नहीं आ रहा तो मेरी जान से पूछ लो। इतना कहकर अध्यांश वहाँ से सीधे किचन में चला गया। अध्यांश के जाने के बाद सभी की नज़रें अस्वी पर घूम गई। सबकी नज़रों में अध्यांश की बात को लेकर शक देखकर अस्वी तुरंत बोली, अध्यांश सच कह रहे हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब मुझे अस्पताल से घर आने में देर हो जाती तो अध्यांश ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना रखा था। अस्वी की स्पष्टता सुनकर सबको अध्यांश की बात पर भरोसा हो गया। तभी सबको किचन से अध्यांश की आवाज़ सुनाई दी, तुम लोगों का शक खत्म हो गया। कब से कह रहा था, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था, और जैसे ही मेरी स्वीट हार्ट ने कहा, सबने मान लिया। अध्यांश की आवाज़ सुनकर सबने एक साथ और ज़ोर से बोला, सॉरी। लेकिन सामने से अध्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। 15-20 मिनट बाद अध्यांश किचन से बाहर आया और हॉल में जाकर अस्वी को उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आया और उसे हल्के से कुर्सी पर बैठाया। खुद भी उसकी बगल में हेड चेयर पर बैठ गया। अध्यांश और अस्वी के पीछे बाकी सभी भी खाने के लिए बैठ गए। सभी लड़कियों ने पहले सबकी थाली परोस दी और फिर खुद भी खाने बैठ गई। अध्यांश ने अस्वी के लिए मिक्स वेजिटेबल के साथ खिचड़ी बनाई थी, साथ में दही भी। अध्यांश ने चम्मच में खिचड़ी लेकर फूंक मारकर थोड़ी ठंडी की और फिर अस्वी को खिला दी। बाकी सभी वही खा रहे थे जो उन्होंने बनाया था, लेकिन अस्वी के साथ अध्यांश भी वही खाना खा रहा था जो उसने बनाया था। अस्वी को यह पसंद नहीं था कि अध्यांश ऐसे सादा खाना खाए, इसलिए उसने अध्यांश को नहीं दिया। लेकिन अध्यांश ने अस्वी से कहा, जब मुझे गोली लगी थी तब आप भी तो मेरे साथ सादा खाना ही खा रही थी। अध्यांश को गोली लगी थी। यह सुनते ही सभी की नज़रें अध्यांश की तरफ घूम गई, सिवाय अथर्व के। अथर्व ने तो सिर झुकाकर चुपचाप खाने पर ध्यान केंद्रित किया। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके भी अध्यांश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाने में ही व्यस्त रहा। थोड़ी देर में सबका खाना खत्म हो गया, इसलिए अध्यांश ने अस्वी को आराम मिल सके इसलिए उसे लेकर बेडरूम में चला गया। सोने की तो अध्यांश को भी इच्छा हो रही थी, लेकिन ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग था जिसे उसे पूरा करना था, इसलिए अस्वी को सुलाकर अध्यांश कमरे से बाहर आया। अध्यांश अपने बेडरूम से निकलकर स्टडी रूम में जा रहा था, तभी बीच में कॉरिडोर में उसे अथर्व खड़ा दिखाई दिया। वो कुछ विचारों में डूबा हुआ था।
उसे ऐसे विचारों में खोया देखकर अध्यांश ने स्टडी रूम में न जाकर अथर्व के पास जाने का निर्णय लिया। अथर्व के पास पहुंचकर अध्यांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे उसका ध्यान टूटा। अथर्व क्या सोच रहा था इसके बारे में जानने के लिए, जिसे अध्यांश को पहले से ही पता हो, उसने अथर्व की मन की उलझन को दूर करने के लिए समाधान देते हुए कहा, उसे जाने दो अथर्व, अगर उसे उसके मर्जी के बिना बांध कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर उसे अभी जाने दोगे तो शायद थोड़े समय बाद वह अपने आप तुम्हारे पास लौट आएगी। अध्यांश क्या कहना चाहता है यह अथर्व अच्छे से समझ गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अध्यांश को यह सब कैसे पता चला। अभी वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी उसे फिर से अध्यांश की आवाज़ सुनाई दी। अथर्व, उसने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह गलत था। मैं अपने खुद के अनुभव से कहता हूँ, क्योंकि तुम अभी जो गलती कर रहे हो वही गलती मैंने भी की थी, जिसकी सज़ा मैंने 5 साल दूर रहकर भोगी है। और इसलिए मैं तुम्हें अपने अनुभव से कहता हूँ कि उसे जाने दो। अगर वह तुमसे प्यार करती है तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आएगी। कुछ समय पहले सबने अपना खाना खत्म कर लिया, इसलिए सभी अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि सब थके हुए थे। जब से अस्वी को अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब से किसी ने उसकी चिंता में सही से आराम नहीं किया था। इसलिए अब जब अस्वी सुरक्षित घर वापस आ गई थी तो सभी चिंता मुक्त हो गए थे। सभी के कमरे में जाने के बाद, अधीरा त्रिशिका के सो जाने के बाद, कोई देखे नहीं ऐसा सोचकर कमरे से बाहर निकली और अथर्व के कमरे में आई। उस वक्त उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। अधीरा जब कमरे में आई तो अथर्व लैपटॉप लेकर बैठा था। उसकी एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। दरवाज़ा खुला तो अथर्व ने लैपटॉप से नज़र हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। जहां अधीरा को आया देखकर अथर्व ने उसकी तरफ देख मुस्कुराया और फिर से अपनी मीटिंग में लग गया। अथर्व को व्यस्त देखकर अधीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप दरवाजे के पास ही खड़ी रही। अथर्व को ऐसा लग रहा था कि अधीरा उसके पास आएगी, लेकिन कुछ मिनटों बाद भी जब अधीरा उसके पास नहीं आई तो उसने फिर से नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां अधीरा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उसे दरवाजे के पास खड़ा देखकर अथर्व ने मीटिंग ओवर कहकर लैपटॉप बंद कर दिया। साथ ही वह भी खड़ा होकर अधीरा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर ले आया। अधीरा को बिस्तर पर बिठाकर वह उसके सामने बैठ गया। क्यूटी पाई, मान लिया कि अगर अध्यांश का है तो कमरा भी उसका होगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यह कमरा मेरा है, और मेरा यानी कि आपका भी तो है। तो फिर जब आप कमरे में आ सकती हो तो बिस्तर पर क्यों नहीं बैठ सकती? मैं व्यस्त था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप वहाँ दरवाजे पर ही खड़ी रहो। अथर्व ने अधीरा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, लेकिन अधीरा पर उसकी एक भी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने बस भावहीन चेहरे से वह कागज़ अथर्व के सामने रख दिए और फिर बोली, इस पर साइन करो। अथर्व को यह समझ में नहीं आया कि अधीरा किस कागज़ के बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने वह कागज़ हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह कागज़ पढ़ता गया, उसका हंसता चेहरा गुस्से से लाल होता गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अधीरा ने ऐसा कुछ सोचा होगा। पूरा कागज़ पढ़ने के बजाय थोड़ी पढ़ाई के बाद अथर्व ने कागज़ को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप ऐसा सोच कैसे सकती है क्यूटी पाई? मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि प्यार से या नफरत से बाकी रहना तो आपको मेरे साथ ही है। तो फिर आपके मन में यह ख्याल भी कैसे आया कि आप कहेंगी और मैं इस कागज़ पर साइन करके आपको आज़ाद कर दूंगा? अथर्व ने चिल्लाकर कहा। अथर्व की बातों से गुस्सा तो अधीरा को भी आया, फिर भी उसने शांति बनाए रखी। चिल्लाओ मत अथर्व मल्होत्रा, मेरी आवाज़ भी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं सब कुछ शांति से सुलझाना चाहती हूँ, और इसलिए मैं कहती हूँ कि साइन कर दो। बाकी अगर आप साइन नहीं करोगे तो मुझे कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, और अगर मैं कोर्ट गई तो फिर मुझे आपसे छुटकारा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि कोर्ट तो इस डाइवोर्स को अप्रूव कर ही देगा। लेकिन आपकी और भाई की दोस्ती टूट जाएगी। तो अब आपको तय करना है कि आप चुपचाप साइन करके भाई के साथ की दोस्ती बनाए रखना चाहते हो या फिर मुझे कोर्ट जाने के लिए मजबूर करना चाहते हो। अधीरा ने शांति से लेकिन दृढ़ता से अथर्व को जवाब दिया। हालांकि यह जवाब बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था, यह तो साफ साफ शब्दों में धमकी ही थी। आप जो कर सको कर लो, लेकिन मैं आपको डाइवोर्स तो नहीं दूंगा। अथर्व अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। अभी
अध्यांश की बात सुनकर अथर्व के दिल में एक अनजाना दर्द उठा। वह दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, भाई, सबका नसीब तेरे जैसा नहीं होता कि उसकी मोहब्बत उसके पास फिर से लौट आए। कम से कम मेरा नसीब तो तेरे जैसा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उसे अभी जाने दिया तो वह कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगी। वह मुझसे इतनी नफरत करती है कि वह मुझसे बहुत दूर चली जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। अथर्व की बात कहीं न कहीं अध्यांश को भी सही लगी, क्योंकि जब वह अस्वी से 5 साल बाद मिला तो अस्वी भी उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी कोशिशों के जरिए अस्वी को अपनी तरफ रखा। उसकी कोशिशों के जरिए आज वह और अस्वी एक साथ थे और धीरे धीरे दोनों ने अपने जीवन की नई शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप उनका रिश्ता एक सुखद संबंध में बदल गया। यह सब अध्यांश की मेहनत और जिद थी। अध्यांश अपने और अस्वी के रिश्ते के बारे में सोच ही रहा था, तभी फिर से अथर्व बोल उठा, वह मुझसे इतनी नफरत करती है कि अगर मैंने उसे जाने दिया तो वह कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगी। मैंने उसे जरा भी मुझसे दूर किया तो मैं हमेशा के लिए उसे खो दूंगा। अथर्व की आवाज़ से अध्यांश ने अपने विचारों को झटक दिया और अथर्व की ओर देखा। अध्यांश ने अथर्व की आंखों में वही दर्द, वही पीड़ा, वही परेशानियां देखी जो अस्वी से दूर जाने के बाद उसकी आंखों में थी। आज उसे अथर्व में खुद का प्रतिबिंब दिखाई दिया। अध्यांश ने कुछ सोचकर तुरंत अथर्व से कहा, अगर तुम उससे दूर जाने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर यह पता लगा लो कि वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। उसकी नफरत का कारण खोजो। कहते हुए अध्यांश के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। अध्यांश के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान देखकर अथर्व को समझ में आ गया कि कुछ ऐसा है जो अध्यांश जानता है, जो उसे पता नहीं, लेकिन उसका जानना जरूरी है। अथर्व ने तुरंत अध्यांश से पूछ लिया, अधीरा का मेरे लिए प्यार अचानक नफरत में कैसे बदल गया, इसके बारे में तू जानता है ना? जवाब में अध्यांश ने कुछ नहीं बोला, बस अपना हाथ उसके सामने बढ़ा दिया। अथर्व ने देखा तो अध्यांश के हाथ में एक माइक्रो चिप थी। जैसे ही अथर्व ने चिप लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अध्यांश ने तुरंत मुट्ठी बंद कर ली। अध्यांश की बंद मुट्ठी देखकर अथर्व ने भी उसकी तरफ देख कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे सामने एक बिजनेसमैन अध्यांश सिंह राजवंश खड़ा है, जो कोई भी डील अपने फायदे के लिए ही करता है। तो बोलिए मिस्टर राजवंश, आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकता हूँ? चलो, अच्छा है कि तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। अध्यांश ने भी उसी की तरह व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अथर्व ने अध्यांश को ऐसे गोल गोल बातें करते देखकर थकते हुए पूछा, क्या चाहिए वो बोल। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए, बोल, मिलेगा? अध्यांश ने भी बात को ज़्यादा न खींचते हुए अपनी बात कह दी। अथर्व ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अध्यांश ऐसा कुछ मांगेगा। अथर्व के लिए अध्यांश की मांग एक शौक के समान थी। वह बस एकटक अध्यांश को देखकर सोच रहा था कि अध्यांश ने ऐसी मांग ही क्यों मांगी। वह कुछ और भी तो मांग सकता था, तो फिर यही क्यों? अथर्व के मन में उठ रहे सवालों का जवाब उसे तुरंत ही अध्यांश से मिल गया। अथर्व, मुझे पता है कि तुम यह सोच रहे हो कि मैंने इतनी नॉर्मल चीज़ क्यों मांगी, लेकिन जो तुम्हें नॉर्मल लगता है वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। बीते 5 सालों में मैंने अपने जीवन की 2 अनमोल हस्तियों का वियोग सहा है। एक मेरी जान, मेरी अस्वी, और दूसरा मेरा दोस्त, यानी कि तुम दोनों की कमी मुझे पिछले 5 सालों में हमेशा ही महसूस हुई है। पहले मेरी एक मूर्खता और गलत फैसले की वजह से मैंने अपनी अस्वी को सजा देकर खुद से दूर कर दिया, और फिर तुम मुझसे दूर होकर मुझे उस अपराध की सजा दे गए जो मैंने किया ही नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारी बहन की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। अरे, मैं खुद उससे कितने सालों से नहीं मिला था, उसमें भी जब से अस्वी मेरी ज़िंदगी में आई मैं उसके अलावा किसी और से मिला ही नहीं, और जब मैंने उसे खो दिया उसके बाद तो मेरी बात भी नहीं हुई तुम्हारी बहन से। यह बस एक गलतफहमी है जो तुम्हारे मन में पैदा की गई है ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता हो तो मैं अपनी अस्वी की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी बहन ने मरते वक्त मेरा नाम क्यों लिया था, इसका मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं है। अध्यांश ने अस्वी की कसम खाई तो अथर्व के पास उसकी बात पर यकीन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अध्यांश वैसे तो झूठ नहीं बोलता, पर आज तो उसने अपनी अस्वी की कसम खा ली थी। इसका मतलब ये था कि वो सच ही बोल रहा है। इसलिए अथर्व ने उसकी डील को मान्य रखते हुए सिर हिलाकर हाँ कर दी। अथर्व ने हाँ कहा
और तुरंत ही अध्यांश आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अथर्व के हाथ भी अध्यांश के चारों ओर लिपट गए। अध्यांश का प्यार और उसकी गर्मजोशी से भरी जकड़ में आकर अथर्व की आंखें भर आई, लेकिन वह अध्यांश के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए अध्यांश के उसकी आंखों में आंसू देखने से पहले ही अथर्व ने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ क्षणों तक दोनों दोस्त यूं ही एक दूसरे से लिपटे रहे। आज वर्षों बाद दोनों एक दूसरे से ऐसे गले मिले थे। हालांकि अध्यांश ने तो अपनी तरफ से कभी भी अथर्व के लिए दिल में कोई मैल नहीं रखा था। अथर्व की नाराजगी और फिर नफरत के बावजूद भी अध्यांश के लिए तो अथर्व उसका दोस्त बड़ा भाई ही था। जो भी दुश्मनी या नफरत थी वो केवल और केवल अथर्व की तरफ से ही थी, जिसका आज अंत हो गया। कुछ क्षणों बाद दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हुए। अध्यांश ने अपनी मुट्ठी खोलकर माइक्रोचिप अथर्व को दे दी। चिप लेने के बाद अथर्व अध्यांश का धन्यवाद करने के लिए शब्द खोज ही रहा था, तभी उसे अध्यांश के शब्द सुनाई दिए। दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता और ना ही माफ़ी मांगी जाती है। अध्यांश को पता था कि 3 साल का समय बहुत कम नहीं कहा जा सकता, इसलिए अथर्व के मन में जो कड़वाहट थी वो भले ही दूर हो गई हो, लेकिन रिश्ते में जो गांठ पड़ गई है उसे खुलने में वक्त तो लगेगा ही। और इसलिए ही अथर्व के मन की उलझन को समझते हुए अध्यांश ने उसकी शर्म और उलझन को दूर करने के लिए ये शब्द कहे थे। अध्यांश के शब्द ने अथर्व के दिल पर गहरा असर किया और वह अध्यांश की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। अध्यांश बस अथर्व को जाता हुआ देखता रहा। अथर्व के चले जाने के बाद अध्यांश भी अपना काम पूरा करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। अथर्व माइक्रोचिप लेकर अपने रूम में वापस आया। उस समय अधीरा उसके रूम में नहीं थी, शायद अपने कमरे में गई होगी। ऐसा मानकर अथर्व ने अधीरा के बारे में सोचना बंद कर दिया और लैपटॉप लेकर उसमें माइक्रोचिप डाल दी। उस माइक्रोचिप में वही ऑडियो क्लिप थी जिसे सुनकर अधीरा ने अथर्व से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और उससे नफरत करने लगी थी। जैसे जैसे उस ऑडियो क्लिप के शब्द अथर्व के कानों में पड़ते गए, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता गया। वो ऑडियो क्लिप सुनते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में गरम धधकता हुआ शीशा डाल रहा हो। पूरा ऑडियो सुनने के बाद अथर्व को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए शांति से काम लेने का फैसला किया। अथर्व ने वो ऑडियो अपने मोबाइल में लेकर अपने असिस्टेंट प्रतीक्ष को भेजा और फिर उसे फ़ोन किया। अथर्व के गुस्से से वाकिफ प्रतीक्ष ने एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। फ़ोन रिसीव होते ही बंदूक की गोली और कमान से तीर की तरह प्रतीक्ष के लिए अथर्व के मुंह से आदेश निकला, मैंने तुम्हें एक ऑडियो क्लिप भेजी है, मुझे जल्दी से जल्दी चेक करके बताओ कि उस ऑडियो क्लिप में जो 2 लोगों की आवाज़ है वो दोनों कौन है। जी सर, प्रतीक्ष ने सिर्फ इतना ही कहा, लेकिन तब तक फ़ोन कट चुका था। आखिरकार अथर्व का 3 साल का वनवास खत्म होने वाला था, इसलिए वह बहुत ही खुश था। असबी मेंशन में फिलहाल सबकी ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी स्थिर थी, जिससे सबको शांति मिली हुई थी, लेकिन कोई और भी था जिसका पूरा जीवन उथल पुथल हो गया था। कल का पूरा दिन पाकी ने अमन को फ़ोन किया, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, वॉइस मैसेजेस भेजे, लेकिन अमन की तरफ से पाकी को कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि अमन का फ़ोन पानी में गिरकर ख़राब हो गया था और उसने जो नया फ़ोन लिया था उसमें पुराने फ़ोन का डेटा डालने में ही एक पूरा दिन निकल गया था, जिससे ठीक अगले दिन दोपहर में अमन के हाथ में उसका फ़ोन आया। अमन के फ़ोन चालू करते ही एक साथ कई नोटिफिकेशंस आने लगी। इतनी सारी नोटिफिकेशंस एक साथ देखकर अमन को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत फ़ोन ऑन करके चेक किया तो देखा कि सारी नोटिफिकेशंस बाकी की कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस की थी, जिनमें ढेरों कॉल्स और उतनी ही संख्या में मैसेजेस थे। एक ही दिन में पाकी के इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस देखकर अमन को थोड़ी हैरानी हुई और अपनी हैरानी को दूर करने के लिए उसने तुरंत ही पाकी को फ़ोन लगा दिया। पाकी भी जैसे अमन के फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी। उसने एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया और फ़ोन उठाते ही उसने अमन से सीधे सवाल किया, भाई तुम्हें पता है कि ASR ने उस चुड़ैल से शादी कर ली है। कौन सी चुड़ैल? तुम किसकी बात कर रही हो? अमन को तो पाकी की बात समझ में ही नहीं आई, तो उसने उल्टा सवाल कर दिया, अरे भाई वही चुड़ैल, ASR जिसके पीछे पीछे लट्टू होकर घूम रहा था दैविक की शादी में। पाकी ने चिढ़ते हुए कहा।
अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।